देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम का एप्लीकेशन यदि अपन देखें, हेनरी के नियम के एप्लीकेशन, तो उसमें पहला एप्लीकेशन पढ़ा था हमने, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो CO2 है उसको उच्च दाब पर भरा जाता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या था, बेंड्स का निर्माण, जो बेंड्स थ्योरी मैंने तुमको बताई, बेंड्स निर्माण कैसे होता है, और उसका समाधान भी हमने देखा। अब तीसरा जो एप्लीकेशन है हेनरी के नियम का, एनॉक्सिया नामक बीमारी, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया नामक बीमारी कौन सी होती है? देखिए, जो प्लेन एरिया पर जो लोग रहते हैं, तो प्लेन एरिया में यहाँ पर वाष्प दाब का मान ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हमारी जो ऊतक है उनमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती रहती है। जबकि जो पर्वतों पे जो लोग रहते हैं वहाँ पर दाब का मान, ऊंचाई पर जो हम बढ़ते जाएंगे दाब का मान कम होता जाएगा, जिससे कि उनके मस्तिष्क में, उनके बॉडी में जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे उनमें स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता विकसित नहीं होना ही वो बीमारी किस नाम से जानी जाती है? एनॉक्सिया के नाम से जानी जाती है। तो हेनरी के नियम के 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए। पहला एप्लीकेशन कौन सा था? कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। दूसरा कौन सा था? बेंड्स का निर्माण। और तीसरा कौन सा है? एनॉक्सिया नामक डिजीज। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक आ रहा है हमारा, वो टॉपिक कौन सा है? द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब अगला टॉपिक है। द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। सबसे पहले हम इसमें देखें कि द्रवीय विलयन किसे कहते हैं, द्रवीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे विलेय प्लस विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होंगे। या फिर हम कहते हैं कि दूसरी सिचुएशन कौन सी है? विलायक की अवस्था कौन सी है? द्रव रहेगी। यहाँ पर विलेय की अवस्था अपन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, वाष्पदाब से क्या तात्पर्य। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वाष्पदाब। वाष्पदाब से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, द्रवीय विलयन की हम बात करें तो द्रवीय विलयन में 2 पोजीशन है, 2 सिचुएशन है। कौन कौन सी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन देखिए, पहली सिचुएशन क्या आ रही है कि जब पात्र खुला हो। दूसरी सिचुएशन आ रही है कि जब पात्र बंद हो। अब जब पात्र खुला हो तब कौन सा प्रोसेस होगा? तो देखिए, जब पात्र खुला हो तब उस स्थिति में देखिए, यहाँ पर ये द्रवीय विलयन है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वाष्प का निर्माण होगा। और जब पात्र बंद हो और हम इस द्रवीय विलयन को गर्म करें तब सिचुएशन अलग होगी। तो पहली सिचुएशन को देखिए कि जब पात्र खुला हो तब उस स्थिति में वाष्प का निर्माण होगा, और ये पूरी प्रक्रिया किस नाम से जानी जाएगी? वाष्पीकरण के नाम से जानी जाएगी। यानी जब पात्र खुला होगा, बीकर खुला होगा, तब उसमें एक ही प्रोसेस होगा, कौन सा? वाष्पीकरण। दूसरा है कि जब पात्र बंद हो तो उस स्थिति में यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं होंगी। पहली प्रक्रिया कौन सी होगी कि वाष्पीकरण का प्रोसेस होगा, जिसमें वाष्प का निर्माण होगा। तो पहला प्रोसेस तो होगा वाष्पीकरण, और दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा? संघनन। क्योंकि पात्र क्या है? बंद है। संघनन में क्या होगा कि वाष्प का पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाना, और वाष्पीकरण में क्या होगा कि द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाना।
अब लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वाष्प का द्रव में परिवर्तन हो रहा है, द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे एक समय, एक टाइम टी ऐसा आएगा जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। और जब दोनों दर बराबर हो जाएगी उस अवस्था को कहेंगे हम साम्यावस्था। क्या बोलेंगे, साम्यावस्था। और इस साम्यावस्था पर हम देखेंगे कि साम्यावस्था पर क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर, यानी वाष्पन बराबर क्या हो जाएगा, संघनन। अब इस साम्यावस्था पर अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है। अब इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर और इस साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प के द्वारा, यानी यहाँ पर जो द्रव की वाष्प बन रही है, इस द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इस साम्य अवस्था पर और नियत ताप पर इस द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा, ये दाब ही किस नाम से जाना जाता है, वाष्प दाब के नाम से जाना जाता है। तो वाष्प दाब की क्या डेफिनेशन होगी कि नियत ताप पर और साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वो दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब की डेफिनेशन हो गई, साम्य अवस्था पर और नियत ताप पर द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प के द्वारा लगाया जाने वाला दाब ही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। अब देखिए द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब की दो सिचुएशन चल रही है। पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन आएगी ठोस द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। पहली सिचुएशन क्या है, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। इसमें हम देखते हैं विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। अच्छी तरह समझना इसको, विलेय कौन है, ठोस, ये कौन है, द्रव, और क्या बनाएगा, द्रवीय विलयन। अब इस स्थिति में देखिए यहां पर एक सिचुएशन है कि यदि ठोस क्या है, अवाष्पशील है, देखिए सिचुएशन को समझो कि यदि ठोस अवाष्पशील हो, कि हम यहां पर ये कह रहे हैं कि इस अवाष्पशील ठोस को हम इस द्रव में मिला रहे हैं, और ये विलयन बन रहा है। तो देखिए यहां पर जब यदि ठोस अवाष्पशील हो, और यदि ठोस अवाष्पशील का मतलब समझ रहे हो कि इसकी वाष्प नहीं बन रही, तो इस स्थिति में वाष्प किसकी बनेगी, सिर्फ विलायक की बनेगी। किसकी बनेगी, विलायक की। अब यदि ठोस अवाष्पशील हो, अब देखिए हम यहां पर ये ले लेंगे P0, P0 बराबर है विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। यहां पर ये क्या है, PS, PS का मतलब क्या है, विलयन का वाष्प दाब। कॉन्सेप्ट को समझना अच्छी तरह कि यदि अवाष्पशील ठोस हो, यदि अवाष्पशील ठोस हो तो उस स्थिति में हमने क्या किया है, अवाष्पशील ठोस को इसमें मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन। अब यहां पर P0 क्या है, अवाष्पशील ठोस मिलाने से पहले इस विलायक का वाष्प दाब, तो कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। अब इस स्थिति में क्या आएगा, P0 इज ग्रेटर देन PS प्राप्त होगा।
समझिए यहाँ पर P0 इज ग्रेटर देन PS क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि जो ही हम अवाष्पशील ठोस इसमें मिला देंगे तो अवाष्पशील ठोस मिलाने के बाद में अवाष्पशील ठोस के जो विलय के जो पार्टिकल्स हैं वो वाष्प बनाएंगे नहीं विलयन में, और जब ये पार्टिकल्स विलयन में वाष्प नहीं बनाएंगे तो इनके आसपास उपस्थित विलायक के जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाष्प नहीं बना पाएंगे। तो उस स्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब होगा विलायक की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब की तुलना कम प्राप्त होगा। कम प्राप्त होने का रीजन क्या है? क्योंकि हमने ठोस जो विलय लिया है वो अवाष्पशील लिया है, और अवाष्पशील है तो वो खुद वाष्प नहीं बना रहा, और जब हमने उसको विलायक में डाल दिया तो उस स्थिति में वो तो वाष्प नहीं बना रहा, लेकिन ये क्या करेगा, इसके आसपास उपस्थित विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी वाष्प नहीं बनने देगा। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि विलयन का जो वाष्प दाब प्राप्त होगा वो विलायक की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब की तुलना क्या प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगा। अब इस प्रकार वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। देखिए कि यदि हम अवाष्पशील विलय ले रहे हैं ठोस अवस्था में और उसको द्रव विलायक में घोल रहे हैं तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब की तुलना कम प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पास ठोस क्या है? अवाष्पशील है, जो वाष्प नहीं बना रहा है, और जब ये खुद ही वाष्प नहीं बना रहा तो आसपास इसके विलायक के पार्टिकल्स को, विलयन में जो विलायक के पार्टिकल्स है उनकी भी वाष्प नहीं बनने देगा, और उनकी भी वाष्प नहीं बनने देगा तो हम कह देंगे कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उस स्थिति में शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब की तुलना क्या प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगा। और इस प्रकार वाष्प दाब में जो डिफरेंस आएगा इसे किस नाम से जाना जाएगा? वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? कम होना। वाष्प दाब का क्या हो जाना? कम हो जाना। इसे कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। आगे देखिए, पहला टॉपिक हो गया अपना इसमें ठोस द्रव विलयनों के वाष्प दाब। अब दूसरा हम ले द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। सेकंड है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। पहला ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब, दूसरा है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अब देखिए इसमें द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब में हम देखते हैं कि वही बनाओ, विलेय प्लस विलायक मिलकर बन रहा है विलयन। यहाँ पर ठोस द्रव में विलेय कौन था? ठोस। यहाँ पर द्रव द्रव में विलेय कौन हो जाएगा? द्रव। विलायक यहाँ पर कौन था? द्रव। तो यहाँ पर विलायक हो जाएगा द्रव, और ये बन जाएगा द्रवीय विलयन। अब देखिए यहां पर ये अवाष्पशील था, जबकि यहां पर ये रहेगा वाष्पशील, और ये ऑब्वियसली ये वाष्पशील है ही भाई। इधर तो अवाष्पशील ठोस था, यहां पर दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। तो अब इस स्थिति में देखिए हम क्या देखते हैं कि यहां पर यदि अपन देखें तो इस स्थिति में देखेंगे कि ये भी वाष्प बनाएगा तो ये भी वाष्प बनाएगा, तो यहाँ पर कहें कि ये भी वाष्प बनाएगा ये भी वाष्प बनाएगा। तो हम यहाँ पर विलेय को A से, इसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको A से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको B से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा? PS, यानी विलयन का जो वाष्प दाब है, द्रवीय विलयन का जो वाष्प दाब है PS बराबर PA प्लस PB। समझो? तो PS का मतलब क्या है? विलयन का वाष्प दाब। PS से तात्पर्य है यहां पर विलयन का वाष्प दाब। PA क्या है? PA से तात्पर्य है घटक A का वाष्प दाब। PB क्या है? घटक B का वाष्प दाब।
तो देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि विलयन में, द्रव्य विलयन में दोनों ही वाष्पशील अवस्था में हो तो उस स्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसके अवयवों के वाष्प दाबों के कुल योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहां पर कह देंगे विलयन का जो वाष्प दाब है वो अवयवों के वाष्प दाबों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए दोनों सिचुएशन आ गई कि यदि अवाष्पशील ठोस हो तो उस स्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब है उस विलायक की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब की तुलना कम प्राप्त होगा। अब यहां पर यह कह रहा है कि यदि दोनों ही वाष्पशील अवस्था में हो तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि विलयन का जो वाष्प दाब है उसके घटकों के वाष्प दाबों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए, अब ये वाष्प दाब किससे संबंधित है? वाष्प दाब का मात्रात्मक अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं? तो द्विअंगी विलयनों में जो वाष्प दाब का मात्रात्मक अध्ययन किया गया है कि यानी किसको बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा, किसको कम करने पर वाष्प दाब बढ़ेगा घटेगा, ये जो मात्रात्मक अध्ययन किया वो किसने किया, राउल्ट ने किया। किसने किया, राउल्ट ने। तो अगला जो टॉपिक आएगा वाष्प दाब से संबंधित, तो वो टॉपिक कौन सा रहेगा अपना, राउल्ट का नियम, जिसने क्या किया था कि वाष्प दाब को कोरिलेट किया कि किसी चीज को बढ़ाने पर वो वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा, तो वह ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको बढ़ाने या घटाने पर वाष्प दाब में चेंजेस आएगा। तो ये मात्रात्मक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, राउल्ट के द्वारा। तो वो नियम कौन सा कहलाएगा, राउल्ट का नियम, जिसका डिस्कस अपन अगले नेक्स्ट उसमें करेंगे।